वेलकम टू सक्सेस विस्टा क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम मैथमेटिक्स की जबरदस्त ट्रिक लेके आए हैं और प्रैक्टिस सेट हम मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक से करेंगे और आपको बताएंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में कैसे हल किए जाते हैं। यदि आयत की लंबाई में 10%, अगर मान लीजिए ये आयत है, अगर इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है और इसकी चौड़ाई में 8% की वृद्धि की जाती है, तो आपको बताना है इसके एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों, एरिया में प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है 10, चौड़ाई में 8, प्लस जितनी प्रतिशत वृद्धि लंबाई चौड़ाई में हो रही है उनका गुणा कीजिए बटा 100 कीजिए। बस 10 और 8 18 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 80 बटा 100, तो ये आएगा 18.8% वृद्धि जो है इस आयत के क्षेत्रफल में होगी। ये दोस्तों पहला क्वेश्चन है। कमल किसी काम को 15 दिनों में करता है। विमल कमल से 50% एक्स्ट्रा एक्सपर्ट है वो, तो आपको बताना है विमल समान काम को कितने दिनों में करेगा। मतलब कमल जो है 15 दिन में कर रहा है, विमल कमल से जो है 50% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी उसकी है, तो आपको बताना है कि विमल कितने दिनों में फिनिश करेगा। अगर विमल हमने मान लिया टी दिनों में फिनिश करेगा, तो विमल का 50%, देखिए एफिशिएंसी ज्यादा है तो मतलब 150% टाइम जो होगा ज्यादा लगेगा किसको, कमल को करने में। कमल को 15 दिन लग रहा है, वो विमल के टाइम का 150% ही तो होगा क्योंकि वह 50% एफिशिएंट है। तो बस इसी को आपको हल करना है। 15 गुणा 100, 150 नीचे भाग हो जाएगा, 15 धाम 150 और 0 से 0, मतलब विमल उसी काम को 10 दिन में करेगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी काम को ए और बी मिलकर टी दिनों में खत्म कर देते हैं और ए अकेला उसी काम को टी से 12 दिन ज्यादा ले लेता है और बी अकेला उसी काम को इस टी से 27 दिन ज्यादा ले लेता है। तो आपको इस टी की वैल्यू बताना है, मतलब ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में फिनिश कर रहे होंगे। तो टी की वैल्यू जो होती है अंडर रूट, ये देखिए ए अकेला कितने दिन ज्यादा ले रहा है 12 दिन, बी अकेला कितने दिन ज्यादा ले रहा है 27 दिन, तो 27। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट से बाहर 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24 और 8 32, और ये जो होता है 18 का स्क्वायर होता है। तो टी की वैल्यू जो होगी 18 दिन ले रहा था ए और बी दोनों मिलकर काम फिनिश करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए तो उसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम की जाए जिससे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, जैसा पहले था उतना ही रहे। तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है, तो आपको विड्थ चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। देखिए जितने प्रतिशत वृद्धि लंबाई में हो रही थी 25%, इसको 100 से गुणा कीजिए अपॉन 100 प्लस जितने प्रतिशत लंबाई में वृद्धि हो रही थी, बस यही आंसर है। तो 25 गुणा 100 बटे 125 हो जाएगा, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, मतलब उसकी चौड़ाई को 20% कम करना पड़ेगा, तब उसका क्षेत्रफल समान रहेगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, ये वृत्त है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, एक वर्ग बनाया जाता है, ये वर्ग बनाया गया, तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। और आप इसे सॉल्व करने जाएंगे, आप इसको यहां मिलाएंगे, इसके विकर्ण से इसकी भुजाएं निकालेंगे, काफी लंबा समय लगेगा। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न दिए होते हैं, अगर आपको किसी वृत्त की त्रिज्या दी है और उसके अंदर वर्ग बनाया है, तो उसका क्षेत्रफल जो होता है, इसकी त्रिज्या है उसका स्क्वायर कीजिए और इसको कर दीजिए 2 गुना, मतलब 2 गुणा 49 बराबर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो था इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अब आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त था जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर थी। सबसे बड़ा त्रिभुज जो बनेगा अर्धवृत्त के अंदर, जो फुल त्रिभुज बनेगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब दोस्तों यहां भी आप क्या करेंगे, यहां से इस पे लंब डालेंगे, फिर ये 90 डिग्री और इसको सॉल्व करेंगे तो लंबा समय लगेगा। आपको क्या करना है, देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है अर्धवृत्त की, बस इसका स्क्वायर कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब आइए दोस्तों ये टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, √8 प्लस √8 प्लस √8 प्लस √8 एन तक, माइनस इसी में से माइनस है √8 माइनस √8 माइनस √8 माइनस का √8 एन तक जाएगा। दोस्तों आप इसे सॉल्व कैसे करते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले x बराबर इसे मानेंगे, फिर x बराबर इसे मानेंगे, बहुत लंबा समय लगेगा, केवल इसका एक लाइन में आंसर निकलेगा। कैसे, आप देखिए जब आपको हमने बताया था √6 प्लस √6 प्लस √6 एन तक होता है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करते हैं, इसके 2 फैक्टर करते हैं, एक n प्लस 1, ऐसा अगर ये पहला फैक्टर n है तो दूसरा n प्लस 1 हो, यहीं भी ये भी और इस कंडीशन में √6 माइनस √6 n तक होता है, तो यहां भी यही करते हैं n इंटू n प्लस 1। लेकिन इस केस में प्लस वाले केस में आंसर क्या होता है, n प्लस 1 होता है, और माइनस वाले केस में आंसर होता है n।
अब पीछे चलिए, यहाँ देखिए √8 प्लस √8 यही तो हो रहा है प्लस, और यहाँ भी माइनस हो रहा है। लेकिन आप इसके गुणनखंड करने जाएंगे अगर, तो n और n+1 के गुणनखंड करना थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि दशमलव में आएगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर इसका आंसर n+1 होता है और इसका आंसर n होता है, तो आप n+1 में से अगर n माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 1 आएगा ना। तो इन दोनों का माइनस सब्ट्रैक्ट करने पर हमेशा 1 आता है, बस यही कॉन्सेप्ट है, वरना इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं, ये एक पॉकेट मार को पुलिस ने 40 मीटर की दूरी पर देखा और पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कितनी स्पीड से, 4 मीटर प्रति सेकंड से। और अगर चोर 2 मीटर प्रति सेकंड से भागे तो चोर को पकड़ने में पुलिस को कितना समय लगेगा, तो दोस्तों t समय लगेगा। t हमने मान लिया, t समय लगेगा। अब देखिए चोर कितनी स्पीड से भाग रहा है, 2 मीटर पर सेकंड। चोर और पुलिस के बीच स्पीड का अंतर कितना है, 4 - 2, और दूरी कितनी थी, 40। बस ये आंसर होगा 2/2 गुणा 40, तो 40 मिनट लगेंगे उसको पकड़ने में। ये 4/7, 5/13, 6/11, 3/5 में सबसे बड़ा संख्या आपको निकालना था, ये भिन्नें दी हुई थी। और दोस्तों ये एसएससी समेत आपके तमाम एग्जाम, चाहे यूपी पुलिस हो, हर जगह पूछा जाता है। तो आपको इन भिन्नों में सबसे बड़ा निकालना होता है। आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं, हम आपको बताते हैं। आप देखिए पहले ये वाली 2 भिन्न उठाइए, 4/7, 5/13। इस 13 को 4 से गुणा कीजिए, इस 7 को 5 से गुणा कीजिए, 13 चौको 52 और 7 पन्ना 35। ये देखिए इनमें दोनों में 52 बड़ा है या 35, 52 बड़ा है, इसका मतलब 4/7 इन दोनों में बड़ा है, तो 4/7 हो गया बड़ा। अब इन दोनों को उठाइए क्योंकि 5/13 छोटा है। अब 4/7 और 6/11 को उठाइए, 4/7, 6/11। 11 को 4 से गुणा करेंगे 44 आएगा, 7 को 6 से गुणा करेंगे 42 आएगा। फिर देखिए 44 मतलब ये इससे भी बड़ा है 6/11 से। अब 4/7 को लास्ट सबसे अंतिम नंबर 3/5, 3/5 से तुलना कीजिए, 5 चौक 20, 7 तियों 21। देखिए 21 बड़ा है या 20, तो 21 बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा संख्या निकल आया। 3/5 जो है सबसे बड़ी संख्या है। तो दोस्तों इसका ये 3/5 ऑप्शन करेक्ट था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक अध्यापक की सैलरी पहले 5% बढ़ाई गई, फिर 5% कम कर दी गई, तो उसकी सैलरी में ओवरऑल क्या चेंज हुआ, कुल कितना परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों अगर किसी की भी सैलरी हो, किसी का रेट हो, कुछ भी हो, अगर समान प्रतिशत बढ़ाया जाता है और समान प्रतिशत घटाया जाता है, तो उसका परिणामी जो होता है, परिणामी परिवर्तन क्या होता है, हमेशा परिणामी घटेगा। तो क्या होगा, जो जितना प्रतिशत बढ़ रहा है, जितना घट रहा है, उसका स्क्वायर कीजिए, अपॉन 100 कर दीजिए, तो 5 पंजे 25/100, मतलब उसे 0.25% जो होगा हमेशा कमी होगी, घाटा होगा, हानि होगी। ये दोस्तों स्क्वायर की ट्रिक हम आपको बताते हैं। अगर कोई भी नंबर है जिसका इकाई का अंक 5 है, 2 डिजिट का नंबर जिसका इकाई का अंक 5 है, दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे ये वाला अंक देखिए, दहाई का अंक 1 है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो 2 एकम 2। ऐसे ही यहां पर देखिए दहाई का अंक क्या है, 2, 2 के बाद क्या आता है, 3, इसको 3 से गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, और 3, ये देखिए दहाई का अंक 3 है, 3 के बाद क्या आता है, 4, 4 से गुणा करेंगे, 4 तियों 12। यहां देखिए दहाई का अंक 4 है, 4 के बाद आता है 5, तो यहां पे 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20। आपको पीछे क्या करना है, 5 का स्क्वायर ऐड कर देना है, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25। तो दोस्तों आप 85 का स्क्वायर आप करके बताइए। अब आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। राजेश शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे से तैर लेता है। राजेश को धारा के विपरीत जाने में धारा की दिशा में जाने से दुगना समय लग जाता है, तो आपको धारा की चाल बताना है। दोस्तों शांत जल में जो चाल होती है वो बराबर होती है धारा की चाल गुणा उससे धारा के विपरीत जाने में कितना गुना टाइम लगता है, धारा के दिशा में जाने से 2 गुना टाइम लगता है। तो जितना गुना टाइम लगता है उसमें 1 जोड़िए, अपॉन जितना गुना टाइम लगता है उसमें 1 घटाइए, बस इससे सॉल्व हो जाएगा। शांत जल में चाल कितनी थी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल हमें निकालनी है, तो 2 और 1 3/1 हो गया। बस 3 इधर विभाजित कर दीजिए इसे, तो धारा की चाल क्या आ जाएगी, धारा की चाल बराबर 12/3 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो धारा की चाल आएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। अगर 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, तो यदि उनका एलसीएम 240 दिया हो, तो आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा पूछ रहा है आपको, क्या है ये देखिए, एलसीएम 240 दिया है और ये संख्याओं का अनुपात है। हमने मान लिया इनका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ बराबर एक्स। तो इनका अनुपात क्या दिया है, 3:4:5, जो अनुपात दिया उसका गुणा कीजिए, और जो एचसीएफ है उससे भी गुणा कीजिए, ये हो जाता है एलसीएम निकल आता है। और एलसीएम दिया है 240, 5 चौक 20 3 और 60 हो जाएगा, 60x बराबर 240, तो ये कट जाएगा 0 से 0, 6 चौक 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ऑप्शन तीसरा करेक्ट है, एचसीएफ आएगा 4।
अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि a बराबर -13, b बराबर 7 और c बराबर 6 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आप क्या करते हैं, आपने जैसे ही देखा आप सॉल्व करने चले जाएंगे। 13 का क्यों करेंगे, b का क्यों, 7 का क्यों करेंगे, 6 का क्यों करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। आपको एक शॉर्ट ट्रिक क्या करना है, आप देखिए a प्लस b प्लस c अगर 0 हो तो देखिए यहाँ पर a प्लस b प्लस c 0 हो जा रहा है। -13 प्लस 6 प्लस 7, 7 और 6 13, 13 में से 13 गया 0। अगर दोस्तों a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू जो होती है 3abc के बराबर होती है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, देखिए 3 गुणा a की वैल्यू कितनी है -13 रख दीजिए, गुणा b की वैल्यू कितनी है 7 रख दीजिए, c की वैल्यू 6 है, 13 3 39 तो माइनस का 39 आएगा, गुणा 7 छक्का 42, मतलब -39 गुणा 42 आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन ए करेक्ट था। अब आइए दोस्तों एक ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी इतिहास में फेल हो गए, हिस्ट्री में कितने प्रतिशत फेल हुए 20%, और हिंदी में कितने प्रतिशत फेल हुए, हिंदी में फेल हुए 15%, और दोनों विषयों में मतलब हिंदी और इतिहास दोनों विषयों में फेल हो गए वो स्टूडेंट थे 5%। तो आपको बताना है ऐसे छात्र कौन से हैं जो दोनों विषयों में पास हो गए, वो पास होने वाले छात्र निकालना है। तो पास होने वाले छात्र बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस कीजिए हिस्ट्री में फेल होने वाले विद्यार्थी 20% प्लस हिंदी में फेल होने वाले विद्यार्थी 15% माइनस दोनों में फेल होने वाले विद्यार्थी 5%, यही आपको आंसर मिल जाएगा। 100 माइनस ये हो जाएगा 20 और 15 35 और वहीं से 5 गया 30%, तो आ जाएगा 70% विद्यार्थी हैं दोनों विषयों में पास हुए हैं, मतलब जो दोनों विषयों में फेल नहीं हुए हैं। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर यह प्रश्न ना पूछा गया हो 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, यदि उन संख्याओं का एलसीएम 1200 है तो एचसीएफ बताना है। एचसीएफ क्या होता है, इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड में जो सबसे हाईएस्ट टर्म है कॉमन होगा तीनों में, वही एचसीएफ होता है। अगर हम मान लें एचसीएफ यहाँ पर x है तो इनका एलसीएम क्या होगा, इन संख्याओं का 3 गुणा 4 गुणा 5 कर दीजिए और ये एचसीएफ से गुणा कीजिए, और एलसीएम दिया कितना है 1200 दिया है, बस 5 और 20 3 60 हो गया, 60x बराबर 1200 हो गया, तो ये कट हो जाएगा 0 से 0, 6 दूनी 12, मतलब इनका जो x की वैल्यू 20 आई है, इसका मतलब HCF की वैल्यू क्या होगी, HCF हमने माना था x, 20 HCF होगा। अब आइए दोस्तों ये देखते हैं, ये देखिए रूट में दिया हुआ है ये 2, ये रूट में दिया है 3, ये 5 की पावर 1/4 है और 7 की पावर 1/6 है। तो आपको क्या करना है, जो 2 की पावर है 1/3, 3 की पावर 1/2, और इसमें दोस्तों सबसे बड़ा नंबर आपको निकालना है, तो इसको लिखिए 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/4 और 7 की पावर हो जाएगा 1/6। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये देखिए 3, 2, 4 और 6, इनका एलसीएम जो है एलसीएम आएगा 12। अब आपको क्या करना है, इनकी पावर को 12 के टर्म में बनाना है, 1/12 की टर्म में बनाना है। अब देखिए 2 की पावर 1/12 बनाने के लिए नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 3 12, तो 4 से ऊपर कर लेते हैं, 4 से नीचे, ऐसे इसमें 2 को 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 के ऊपर और नीचे 12, ऐसे ही 5 की पावर 4 को 12 करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3/12, 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, 7 की पावर 2/12। अब आप देखिए इनको 1/12 के टर्म में लिखिए, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 की पावर 1/12, ये हो जाएगा 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 की पावर 1/12, ये हो जाएगा 5 की 5 पंजे 25 पंजे 125 की पावर 1/12, और ये हो जाएगा 7 7 49 की पावर 1/12। अब दोस्तों देखिए 3 की पावर 6 है, 3 3 9 3 27 3 81 3 243 हो जाता है। इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर जो होगा 3 की सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो 3 की पावर 6 होगा, और बाकी की सबकी पावर 1/12 है, ये 49 है, ये 125 है, ये 16 है, और ये 3 की पावर 6, तो सबसे बड़ा नंबर ये आ रहा है। इसका मतलब 3 की पावर 1/2 √3 जो है सबसे बड़ा नंबर है। अब आइए दोस्तों ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, √72 प्लस √72 प्लस √72, और ये आपको दिया होता है, और यही इस केस में क्या है √42 माइनस √42 माइनस √42 डैश डैश दिया होता है। तो आपको क्या करना है, इसके फैक्टर ऐसे करना है, अगर पहला फैक्टर n है तो दूसरा फैक्टर n+1 आना चाहिए, ऐसे फैक्टर करना है। तो आपको पता है पहला फैक्टर 72 का 8 है, तो दूसरा 8 + 1 9, 8 में 72 हो जाता है, तो ये फैक्टर होते हैं। तो ये फैक्टर हमने कर लिया। इस केस में जो प्लस होता है, प्लस वाले केस में जो n+1 होता है वही इसका आंसर होता है, n+1 वाला टर्म। तो n+1 क्या है यहाँ पे 8 + 1 मतलब 9, तो इसका आंसर आएगा 9। और इस केस में क्या है, यहाँ भी वही फैक्टर करना है n और n+1 के टर्म में, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होता है माइनस वाले टर्म में वो n होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 42 के गुणनखंड क्या होंगे, अगर एक 6 है तो दूसरा 6 और एक
7, 6 सत्ते 42, तो यहाँ पर छोटा वाला टर्म इसका आंसर होगा 6। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज अपनी छठी पारी में 80 रन बनाता है और उसका औसत 5 से बढ़ जाता है, तो आपको बताना है छठी पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो दोस्तों उसने जो छठी पारी में रन बनाए, छठी पारी में बनाए गए रन किसके बराबर होते हैं? इससे पहले को कौन से नंबर की पारी खेला था? 5वें नंबर की पारी, और उसका एवरेज कितना बढ़ गया? 5 से बढ़ गया, तो इसमें 5 का गुणा कर दीजिए, प्लस छठी पारी के बाद उसका औसत हमने मान लिया x हो गया, जो हमें निकालना है। तो छठी पारी में उसने रन कितने बनाए थे? 80 रन बनाए, यहाँ रख दीजिए, बराबर 5 पंजे 25 प्लस x। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 माइनस 25 बराबर 55, मतलब उसका छठी पारी के बाद जो औसत हो जाएगा वो 55 हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है 156*942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ज्ञात संख्या क्या है? संख्या क्या है? 1 5 6 स्टार की जगह हम x लिख लेते हैं 942। हमने आपको 11 से विभाजिता का नियम बताया था। आप देखिए इसमें विषम संख्या पे स्थित अंक कौन से हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 हमने नंबरिंग कर ली। अब विषम संख्या पर स्थित, विषम स्थानों पर स्थित अंक कौन से हैं? 2 9 6 1, इनको जोड़ लीजिए, 9 2 11 और 6 17 और 1 18। विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग 18 है। अब सम स्थान पर स्थित अंकों का योग क्या है? 4 प्लस x प्लस 5, मतलब 4 और 5 9 प्लस x, 9 प्लस x। अब दोस्तों देखिए इनका अंतर अगर 0 हो जाए या फिर इनका अंतर 11 का मल्टीपल हो जाए तो हम बता देंगे ये नंबर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? x की जगह इसमें से कोई नंबर उठा लीजिए, 4 रखेंगे, 9 4 13, 13 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा, तो ये नहीं होगा। अब 7 रख के देखिए, 7 रखेंगे, 7 और 9 होता है 16, 18 में से 16 जाएगा, 2 बचेगा, फिर ये नहीं होगा। 8 रख के देखेंगे, 8 और 9, 8 दूनी 16 और 1 17, 18 में से 17 गया, 1 बचेगा, ये भी नहीं होगा। हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि हमें पता है 9 और 9 18 होता है, 18 में से 18 जाएगा तो 0 आएगा, लेकिन हम आपको समझाना चाह रहे थे इसलिए हमने आपको बताया। इसका ऑप्शन डी करेक्ट था, 9। तो आपको ये विभाजिता का नियम समझना चाहिए। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। 4116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? अब संख्या क्या है? 4116। हमने 8 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए क्या बताया था? लास्ट की 3 डिजिट उठाइए, 116, और इसे 8 से विभाजित करके देखिए हो रही है कि नहीं। तो होगा 8 एकम 8, बचेगा 3, तो 36 हो जाएगा। 8 चौक 32, मतलब अभी भी यहाँ पर 4 बच रहा है, तो 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब इस केस में अगर आप देखेंगे, अब इसमें देखिए लास्ट 116 में 8 अगर जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, यहां पर कितना शेष बच रहा है? 4 शेष बच रहा है, तो 4 अगर इसमें और जुड़ जाए, अगर 4, तो ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हम बोल देंगे सीधा सा इसमें 4 जुड़ जाए, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर इसमें 4 जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 120, तो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 1/3/6, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बोला है अगर पूर्णतः 11 से विभाजित होता है तो y की वैल्यू निकालना है। हम आपको बता चुके हैं विभाजिता 11 से चेक करने के लिए जो अंक हैं उनको उनके प्लेस को नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5, और जो सम स्थान पर उनको जोड़िए और विषम स्थान है उनको जोड़िए। तो विषम वाले 6 3 9 और 1 10 हो गया, माइनस जो सम स्थान पर है 22 और 22 2y हो गया। इसकी वैल्यू 0 आना चाहिए, तो अभी तो 11 से विभाजित होगा, तो बस 10 बराबर 2y हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 10/2 मतलब 5, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट था। दोस्तों अब आपके लिए होमवर्क है ये, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है 11 से विभाजिता वाला, क्योंकि 11 से विभाजिता के हम 2 क्वेश्चन करा चुके हैं, एक ये। अब ये क्वेश्चन आपको करना है। अब आइए देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन 9 से विभाजिता क्वेश्चन था। 6 7 3 5 x1 9 से विभक्त हो जाए, आपको स्टार की मतलब x की वैल्यू बतानी थी। आपको पता है इनका योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है अंकों का, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 6 और 7 कितना होगा? 13, 13 और 3 होगा 16, 16 और 5 होगा 21, 21 और 1 22, मतलब 22 प्लस x जो है वो 9 से विभाजित कब होगा? आप देखिए 22 में 4 जोड़ेंगे तो 26 होगा, 9 से नहीं विभाजित होगा। 22 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27, मतलब 9 से विभाजित हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
अब आइए दोस्तों, ये एसएससी में पूछा गया था, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। दोस्तों इसका भी आंसर 3 ही होगा। अगर कोई संख्या मान लीजिए x है, अगर उसको 6 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 3 आ रहा है, तो इसका स्क्वायर हो तो उसको भी विभाजित करने पर 6 से रिमाइंडर 3 ही आएगा। जैसे आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए हमने 5 को 2 से विभाजित किया, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 दूनी 4। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 25 को 2 से विभाजित करेंगे तब भी, क्योंकि 12 बार जाएगा तो रिमाइंडर तब भी 1 आएगा। तो कोई भी संख्या किसी का स्क्वायर हो कुछ हो, अगर सेम संख्या से विभाजित हो रही है तो रिमाइंडर सेम ही रहता है। जैसे यहाँ पर 6 से विभाजित करने पे 3 हो रहा था, स्क्वायर करने पर भी रिमाइंडर 3 ही होगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट था। दोस्तों अब ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, वह छोटी से छोटी संख्या जैसे 80, 36, 42 में जोड़ने पर संख्या प्राप्त जो होती है वो 11 की गुणज हो, निम्न में से कौन सी होगी। तो हम आपको 11 की गुणज का कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, कमेंट कर आप इसका आंसर बताइए। दोस्तों ये आपका यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया और एसएससी में भी कई बार पूछा जाता है, तो इस पर ध्यान दीजिए। अगर किसी संख्या को 136 से भाग देते हैं, किसी संख्या को 136 से भाग देते हैं तो हमें शेषफल 36 प्राप्त होता है। यदि दूसरी संख्या को 17 से भाग दें तो क्या शेषफल प्राप्त होगा। दोस्तों आप देखिए, 17 8 जो होता है 136 होता है, इसका मतलब यही इसका गुणज है, ये इसका गुणज है 136। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आप उसे 17 से अगर इसी अंक को फिर से भाग देंगे तो जो 36 प्राप्त हो रहा है, 36 को ही 17 से विभाजित कर दीजिए, 17 दूनी 34, 34 मतलब 36 में से 34 गया तो 2 रिमाइंडर बचेगा, डी करेक्ट है। ये क्वेश्चन है 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, हमने मान लिया x से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होगा। तो बस x की वैल्यू निकाल दीजिए, 173 गुणा 240 बटा 48 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 8 6 48 और 6 5 30। तो आपको इजीली मिल जाएगा। 5 का गुणा करेंगे इसमें, 5 3 15, 7 5 35 और 1 36। आप देखिए 6 5 लास्ट में कहां पर है, इसमें देखिए 6 5 पूरा सॉल्व नहीं करना है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछा गया था। अब हम आपको पहले बता देते हैं, ABQR ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल। तो यहां पर देखिए भागफल कितना दिया था, भागफल 403 दिया है, और शेषफल कितना दिया है, शेषफल 58 दिया है, और भाजक जो है ये 100 दिया था, और आपसे भाज्य की वैल्यू पूछ रहा था। तो दोस्तों इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों का गुणा होगा 100। अब देखिए 403 में 100 का गुणा करेंगे, पीछे 2 जीरो और रिमाइंडर ऐड कर दीजिए, तो 40,358 आएगा आंसर। 40,358 मतलब ऑप्शन बी करेक्ट था। अब देखिए ये क्वेश्चन, यदि 20 साइकिलों का लागत मूल्य 18 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कोई व्यक्ति जो है 20 साइकिलें बना लेता है 18 साइकिलों को बेचकर, मतलब 18 साइकिलें बेच रहा है और उसके पैसे से वह 20 साइकिलें बना ले रहा है, मतलब उसको 2 साइकिलों का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको बताना है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत आपको यहां पर निकालना है। अब दोस्तों देखिए उसको यहां पर कुल कितना लाभ होगा, प्रॉफिट उसे कितना होगा, कितनी साइकिलों के लागत मूल्य के बराबर है, 20 साइकिलों के लागत मूल्य के बराबर है, कितनी साइकिलों का विक्रय मूल्य, 18 साइकिलों का विक्रय मूल्य। तो 20 माइनस 18 कीजिए, बटे आपको पता है प्रॉफिट निकालते हैं किसमें, कॉस्ट प्राइस पे। तो कितने विक्रय मूल्य के बराबर है लागत मूल्य, 18 साइकिलों के, मतलब ये कॉस्ट प्राइस की तरह ट्रीट होगा। तो 18 नीचे विभाजित कर दीजिए और इसको 100 से कर दीजिए गुणा, आपको आंसर मिल जाएगा 20 माइनस 18 2 और नीचे 18 है गुणा 100, तो हो जाएगा ये 100/9। ये इतने प्रतिशत का जो है उसको प्रॉफिट होगा, इतने प्रतिशत का लाभ होगा। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए दोस्तों इसकी आपको ट्रिक बताते हैं। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इसके लिए ए कितने दिन में करता है गुणा बी कितने दिन में करता है अपॉन ए जितने दिन में करता है प्लस बी जितने दिन में करता है, यही आपका आंसर होगा। वैल्यू अगर आप रखेंगे, ए 10 दिन में करता है, बी जो है बी उसी काम को 12 दिन में करता है, अपॉन ए कितने दिन में करता है 10 प्लस 12, तो ये आंसर हो जाएगा 120/22, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 60/11, ऐसे लिख सकते हैं 5 सही 5/11। इतने दिन लगेंगे उसको काम को फिनिश करने में। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन सेकंड है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में खत्म कर रहे हैं और ए अकेला उसी काम को 18 दिन में पूरा कर देता है। तो आपको निकालना है बी कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों जैसा हम अभी पीछे की ओर क्वेश्चन देख चुके हैं,
पीछे। इसमें देखिए ए को दिया हुआ था 10 दिन में, बी का दिया था 12 दिन में, और हमें ए और बी दोनों निकालना था, तो ये था। अब इस केस में क्या है, ए और बी दोनों दिया है, ए का दिया है तो हमें बी निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बी, ए और बी कितने दिन में काम खत्म करते हैं दोनों मिलकर, 12 दिन में दोनों काम खत्म कर रहे हैं। ए अकेला कितने दिन में खत्म कर रहा है, ए अकेला 18 दिन में खत्म कर रहा है, गुणा कीजिए इससे, अपॉन ए जितने दिन में खत्म कर रहा है माइनस ए और बी दोनों मिलकर जितने दिन में खत्म कर रहे हैं। यहां माइनस करना है क्योंकि हमें ए और बी दोनों का दिया था, केवल बी का निकालना था। तो 12 गुणा 18/6 हो जाएगा, 6 3 18 और 12 3 36 दिन लग जाएंगे बी को काम फिनिश करने में। ए और बी एक काम को 3 दिन में खत्म करते हैं, वहीं बी और सी मिलकर 9 दिन में समाप्त कर देते हैं, और ए और सी समान काम को 12 दिन में खत्म कर देते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे। एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो 2 का गुणा कीजिए किससे, ए बी कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 3 दिन में, बी सी 9 दिन में, और ए सी 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, और इसको विभाजित कीजिए किससे। अब देखिए ए बी और बी सी जितने दिन में कर रहे हैं 3 गुणा 9, 3 गुणा 9, प्लस बी सी और ए सी जितने दिन में कर रहे हैं 9 गुणा 12, 9 गुणा 12, प्लस ए बी और ए सी जितने दिन में कर रहे हैं 3 गुणा 12, 3 गुणा 12। आप इसको हल कीजिए, क्या आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 12 बटे ये आएगा 9 3 27 प्लस 12 निम्मा 108 और 12 3 36। आप दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, ए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 और 16 से भाग देने पर 7, 10, 11 शेष बचता है क्रमशः। मतलब जब हम उसको 12 से भाग देते हैं तो 7 शेष बचता है, 15 से भाग देते हैं तो 10 शेष बचता है, और 16 से भाग देते हैं तो 11 शेष बचता है। तो आपको बताना है सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो ये केस बना रही है। आप देखिए 12 और 7 के बीच अंतर कितना है, 5 का, 15 और 10 के बीच अंतर कितना है, 5 का, 16 और 11 के बीच अंतर कितना है, 5 का। आपको देखिए सेम डिफरेंस मिल रहा है जिससे भाग दे रहे हैं और जितना शेष बच रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 12, 15 और 16 इनका एलसीएम निकालनी है। तो दोस्तों 240 जो है वो एलसीएम आया है। अब दोस्तों देखिए जिससे भाग दे रहे थे और जितना शेष बच रहा था उनके बीच अंतर जो है कॉमन 5 है। तो जो आपका एलसीएम आया, एलसीएम में से इसी डिफरेंस को माइनस कर दीजिए, 240 माइनस 5 तो 235 जो होगा वो आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी जो था इसका करेक्ट था। अब क्वेश्चन ये था दोस्तों, आपको ये सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है, इसको सिंप्लीफाई करना था। आप देखिए सबसे पहले सबसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इस तरफ से शुरुआत कीजिए। आप देखिए ये 49 अंडर रूट से बाहर के आएगा, क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। 29 और 7 मिलके क्या हो जाएंगे, 36। मतलब जब ये अंडर रूट हटेगा तो इसकी जगह आ जाएगा 6, यहां पर आएगा 6 और 19 यहां पर देखिए जुड़ेंगे 25 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट जब हटेगा तो इसकी जगह आएगा 5। अब 11 और 5 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 से ये अंडर रूट हटेगा तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए 4 और 5 मिलकर अंडर रूट के अंदर 9 हो जाएंगे, 9 और जब ये अंडर रूट हटेगा तो आ जाएगा 3। ऑप्शन ए करेक्ट था, 3। अब दोस्तों ये सीडीएस 2016 में पूछा गया था, आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी। दोस्तों आप देखिए अगर 243 की जगह आप ए रख दें और 647 की जगह आप बी रख दें तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता दिखाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनता दिख रहा है। अगर दोस्तों आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप दो ऊपर से कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया। आपका आंसर आएगा 2। आपको ए और बी को वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका आंसर डायरेक्टली 2 है। रमन धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तैरकर 12 घंटे में तय करता है। मान लीजिए एक ये नदी है, धारा की दिशा में रमन जो है एक निश्चित दूरी 12 घंटे में तय कर रहा है, और वही रमन धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी 18 घंटे में तय करता है। और यहां आपको धारा की चाल दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपसे पूछिए तो रमन की शांत जल में चाल क्या थी। तो दोस्तों आइए ट्रिक से इसे सॉल्व करते हैं। शांत जल में चाल हमने मान ली रमन की जो थी वो x थी, तो शांत जल में चाल बराबर हो जाएगा, धारा की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा कीजिए उसे धारा की दिशा में जाने में कितना समय लग रहा है 12 घंटे, प्लस धारा के विपरीत आने में कितना समय लग रहा है 18 घंटे, और इसे डिवाइड कीजिए धारा के विपरीत आने में जितना समय लग रहा है माइनस धारा की दिशा में जाने में जितना समय लग रहा है, बस यही आपका आंसर है। तो 6 गुणा ये हो जाएगा 30/6, 6 से 6 कैंसिल, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है रमन की शांत जल में चाल होगी। किसी काम को ए और बी मिलकर
टी दिनों में खत्म कर देते हैं, और ए अकेला उसी काम को टी से 12 दिन ज्यादा ले लेता है, और बी अकेला उसी काम को इस टी से 27 दिन ज्यादा ले लेता है। तो आपको इस टी की वैल्यू बताना है, मतलब ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में फिनिश कर रहे होंगे। तो टी की वैल्यू जो होती है अंडर रूट, ये देखिए ए अकेला कितने दिन ज्यादा ले रहा है 12 दिन, बी अकेला कितने दिन ज्यादा ले रहा है 27 दिन, तो 27। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और ये जो होता है 18 का स्क्वायर होता है, तो टी की वैल्यू जो होगी 18 दिन ले रहा था ए और बी दोनों मिलकर काम फिनिश करने के लिए। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया था। इसमें भी दोस्तों आपको वही काम करना है, 8.73 की जगह रखना है आपको ए, और 4.27 की जगह आपको रखना है बी। तो देखिए कौन सा एक्सप्रेशन बनता है, ऊपर बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू बन जाएगा, और नीचे बनेगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर बनेगा। अब दोस्तों आपको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर होता है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे दोस्तों, इसे अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो डायरेक्टली हम आपको सॉल्व कराने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, वरना हम इसको डायरेक्टली कट कर सकते थे। तो दोस्तों इसका आपको आंसर डायरेक्टली ए प्लस बी मिलेगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह जब ये रखेंगे तो ये वाला टर्म इसे कैंसिल होकर ए प्लस बी हमें आंसर में मिल जाएगा। अब देखिए ए की वैल्यू क्या थी 8.73, बी की वैल्यू जो थी 4.27। आप इसे ऐड करेंगे 7 3 10, 7 2 9 और 1 10, 8 4 12 और 1 13 जो था आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब आइए दोस्तों ये एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा था, आपको भी यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी की वैल्यू निकालना है, जबकि ए की वैल्यू 225, बी की वैल्यू 226 और सी की वैल्यू 227 दी है। अगर दोस्तों आप एबीसी की वैल्यू अगर इसमें रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो आप पूरे एग्जामिनेशन का टाइम लेकर जाएंगे, अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने जाएंगे, और आपको ये सॉल्व करना है केवल 5 सेकंड के अंदर। तो दोस्तों इसके लिए आप डायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी बराबर क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, आप देखिए यहाँ पर a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी, यहाँ पर आएगा माइनस का 1, माइनस के 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा 1 हो जाएगा। a माइनस सी क्या होगा, a 225 227, मतलब यहाँ पर माइनस का 2 का जब स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस b माइनस सी देखिए क्या आएगा, 227 में से 226 जाएगा तो 1 आएगा। दोस्तों 4 और 2 6, और यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा। अब जब ये 2 को इस 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 6, तो 3 गुणा ए प्लस बी प्लस सी आंसर आएगा। आपको दोस्तों क्या करना है, ए बी और सी को जोड़ लेना है, 225 226 227 और इसे 3 से गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब आइए दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको यहां भी वही करना है, ए की जगह 5.9 की जगह ए रखना है और 1.8 की जगह बी रखना है और 4.8 की जगह आपको यहां पर सी रखना है। अब इसमें रखेंगे तो आपको मिलेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन में आप देखेंगे आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी। तो आपको ये मिलेगा। दोस्तों ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये इसी के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी होता है, और ये इसके अपॉन में तो इसकी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी के ही बराबर होती है। ये आप नोट करके रखिए, आपसे कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आपको क्या करना है, तीनों को केवल ऐड कर लेना है, 5.9 1.8 और 4.8। तो दोस्तों 12.5 जो था इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। 8 की पावर x प्लस 1 बराबर अगर 64 है तो आपको 3 की पावर 2x प्लस 1 बताना है। आप दोस्तों 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3x प्लस 3 बराबर 64 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 की पावर 6। अब देखिए ये दोनों बेस बराबर है और ये पूरा अंक भी दोनों बराबर है, तो पावर बराबर हो जाएगी, 3x प्लस 3 बराबर 6 हो जाएगा। तो 3x बराबर 3 हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 1 अगर आप यहाँ रखेंगे तो 3 की पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 3 की पावर 3 बराबर 27। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये दोस्तों रेलवे 2006 में पूछा गया था। अब आइए दोस्तों आपको ये वैल्यू फाइंड करना है। दोस्तों हम आपको इसके 3 कॉन्सेप्ट बताएंगे। पहला देखिए
x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 8, ये पहला बता रहे हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करके 3 का स्क्वायर कीजिए 9, अंडर रूट 8 का स्क्वायर कीजिए 8। अब इनका अंतर देखिए, डिफरेंस कितना है, अगर डिफरेंस 1 आता है 1, तो इस केस में x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। x बराबर ये, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर इनका डिफरेंस 1 आता है तो जो ये अंडर रूट के बाहर वाला टर्म है 3, इसका दुगना कर दीजिए 6, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर दोस्तों, और वही दोस्तों अगर इनका डिफरेंस 1 है और पूछ दे आपको दूसरा x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ x प्लस 1 अपॉन एक्स है और x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो जो अंडर रूट के अंदर वाला टर्म है अंडर रूट 8, इसका दोगुना कर दीजिए 2 अंडर रूट 8, ये आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होगी। अब दोस्तों ये यहाँ पर जो पूछा गया है, तो दोस्तों यहाँ पर जो टर्म पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जबकि x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8 दी गई थी। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर निकालेंगे, क्या आएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 का स्क्वायर, तो ये आएगा 9 प्लस 8 प्लस 6 अंडर रूट 8, ये हो जाएगा 8 9 17 प्लस अंडर रूट 6 अंडर रूट 8। तो बस इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए, क्या आएगा 17, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 17 प्लस 6 अंडर रूट 8, 17 प्लस 6 अंडर रूट 8 प्लस 1 अपॉन 17 प्लस 6 अंडर रूट 8। अब दोस्तों क्या करना है आपको, इसके कॉन्जुगेट का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 17 प्लस 6 अंडर रूट 8 प्लस 17 माइनस 6 अंडर रूट 8, नीचे हो जाएगा 289 माइनस 288। देखिए यहाँ क्या आएगा 17 प्लस 6 अंडर रूट 8 प्लस 17 माइनस 6 अंडर रूट 8, ये 289 में से 288 आएगा, एक बचेगा। अब देखिए 6 अंडर रूट 8 यहाँ माइनस है, ये प्लस है, यहाँ 17 प्लस 17 क्या है 34, 17 प्लस 17 बराबर 34 हो जाएगा दोनों का योग, तो आपको आंसर मिल जाएगा 34, इसका आंसर जो था 34। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास से ही रिलेटेड है। 72 भाग 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुणा 1 सही 1/2 का वैल्यू बताना है। दोस्तों वीडियो यहीं पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके बताइए आपका आंसर क्या आया। अब हम बताते हैं आपको 72, सबसे पहले बोर्ड मास में ऑफ सॉल्व करते हैं, का पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर इसके बाद हम प्रायोरिटी देते हैं का को सॉल्व करने की, ऑफ को। तो 72 भाग 9 का 1/3 का मतलब हो जाएगा 9 गुणा 1/3 मतलब 3 त्रिका 9, तो इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा। अब का सॉल्व हो चुका है, प्लस का 2/3 गुणा ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3/2। अब आप देखिए यहाँ पर बोर्ड मास के रूल में अब डिवीजन सॉल्व होगा तीसरे स्थान पे, तो डिवीजन यहाँ है तो इसे डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 3 चौक 12 प्लस 2/3 गुणा 3/2। अब सॉल्व होगा मल्टीप्लिकेशन मास, m सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर है 3 से 3 2 से 2 कैंसिल, तो 24 प्लस 1। अब एडिशन सॉल्व होगा, ये एडिशन है 24 और 1 25 जो है इसका आंसर था 25। अब आप देखिए x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 अगर दिया है तो आप दोनों तरफ का दोनों पक्षों का अगर स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स बराबर 4 हो जाएगा। आप देखिए x से x कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 बराबर 4 होगा। अब 2 उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4 और 2 6, आपको 6 आंसर मिलेगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, आपको सॉल्व करना है, रेलवे 2005 में पूछा गया था। आप देखिए 3 दूनी 6 में से 1 गया तो बचेगा 5/3 गुणा 5 दूनी 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7/5। अब देखिए ऐसे ही 7 दूनी 14 में से 5 जाएगा तो यहाँ बचेगा 9/7। ऐसे ही डेढ़ अगर आप यहाँ जाएंगे तो 2 गुणा 999 माइनस 997 बटे 999। अब एक चीज़ आप नोट कीजिए, आप देखिए पहले का अंश दूसरे के हर से कट रहा है, ऐसे ही दूसरे का अंश तीसरे के हर से कट रहा है। ऐसे दोस्तों इसका जो सेकेंड लास्ट वाला अंश होगा इसके हर को काट देगा, इसके हर को काट देगा। आपके पास कौन सी संख्याएं बचेंगी, पहले वाली संख्या का हर बचेगा, नीचे 3 बचेगा और ऊपर ये सॉल्यूशन बचेगा। आपको दोस्तों ये सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप ऑप्शन में देखिए नीचे 3 कहां पर है, यहां पर देखिए नीचे 3 नहीं है, यहां पर नीचे 3 नहीं है, केवल इसी में नीचे 3 है, तो आप पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसे भी हल करेंगे तब भी आपको ये 1001 मिलेगा।
अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बॉड मास, जो बॉड मास का रूल है यहां पर लगेगा, हम आपको भी बता देते हैं। ये देखिए सबसे पहले इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट तो है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करने जाएंगे तो ब्रैकेट आप देखेंगे, ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं। बिग ब्रैकेट, इसे स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, फिर आता है कर्ली ब्रैकेट, फिर सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ देखिए ब्रैकेट का कोई झंझट है नहीं, तो इसलिए आप सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए का दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, 1/2 भाग, जब का सॉल्व होगा तो 1/2 का 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। का को सॉल्व कर दिया, ऐसे 1/2 का 1/2 यहां पर हो जाएगा, 1/2 गुणा 1/2 मतलब 1/4 हो जाएगा। ये भी का सॉल्व हो गया है। तो अब यहां पर क्या बचा, प्लस का 1/2 भाग 2 एकम 2 और 1 3, तो ये हो गया 3/2 बटा 3 एकम 3 और 1 4/3 हो गया। अब दोस्तों ये देखिए, अब ऑफ सॉल्व हो गया, अब डिवीजन सॉल्व करना है आपको। डिवीजन, यहाँ पर डिवीजन है। डिवीजन सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली क्या कीजिए, ये डिवीजन के साइन को यहाँ से हटाइए और ये भिन्न जो है इसको उल्टा कीजिए, मल्टीप्लाई लगा के इसे 4/1 कर दीजिए। ऐसे ही यहाँ पर आप इसको, ये डिवीजन का साइन हटाएंगे, नीचे 4/3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई लगा के 3/4 कर दीजिए, और ये डिवीजन है यहाँ पर। अब देखिए 2 दूनी 4 हो गया, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ये ऊपर हो गया, ये हमने कैंसिल कर दिया, 2 दूनी 4, तो ऊपर बचा है 2 अपॉन, इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे, नीचे 4 एलसीएम आएगा, 1 + 2 बचेगा, डिवाइड हो जाएगा, ये 3 3 जा 9, 9/4 दूनी 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 टॉप पे जाएगा, ऊपर हो जाएगा 8/3। अब इस भाग को गुणा में बदल देते हैं, गुणा, और इस भिन्न को उल्टा कर देते हैं, 8/9। तो आंसर क्या आएगा, 8 × 64/27 जो होगा इस भिन्न का, इसका आपको आंसर मिल जाएगा 64/27। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24। आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पावर दी है 60, 48, 36 और 24, आपको इनका मासा निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। इनका एचसीएफ अगर आप देखेंगे तो एचसीएफ इनका सारे का सारा का एचसीएफ आएगा, 12 जो है वो एचसीएफ आएगा। अब दोस्तों इनकी पावर को 12 के टर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 5 की पावर 12, तभी तो इसको लिख पाएंगे। अब देखिए 48 को 12 कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 की पावर 12। अब 36 को 12 कैसे लिखेंगे, 4 की पावर 3 की पावर 12। 24 को 12 कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 2 की पावर 12। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, 2 की पावर 5 हो जाएगा 32 की पावर 12 अपॉन 3 की पावर 4 81, 81 की पावर हो जाएगा ये 12। ये देखिए 4 चौक 16 चौको 64, 64 की पावर ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 25 की पावर 12। अब देखिए सबकी पावर जो है वो बराबर है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 81। इसका मतलब 3 की पावर 48, 3 की पावर 48 जो है सबसे बड़ा नंबर है। तो दोस्तों ये हमने दोस्तों आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने ट्रिक के माध्यम से देखे हैं। अगर दोस्तों सक्सेस बिस्टा क्लासेस की वीडियो श्रृंखला मैथमेटिक्स शॉर्ट ट्रिक्स की, कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक्स की श्रृंखला आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो श्रृंखला को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी 3 व्यक्तियों ने अपना धन 2:3:5 के अनुपात में निवेश किया और कुछ समय के बाद उन्हें 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। तो समय अनुपात बताइए जिस समय के लिए उन्होंने ये धन अपना निवेश किया था। तो दोस्तों आपको पता है T1:T2:T3, ये हमेशा याद रखिए, आपको जितना प्रॉफिट हुआ है 5:3:12, और जो अनुपात में आपने धन निवेश किया था, यहां देखिए 2:3:5, तो बस 5/2 और ये 3/3 हो जाएगा और 12/5 हो जाएगा। बस यही आपका जो होगा टाइम का रेशियो होगा। आप यहां देखिए ये 3 से 3 कैंसिल, अगर हम ऊपर 10 से गुणा कर दे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 10 से गुणा करने पे 10 × 5/2, ये अनुपात 10 अनुपात, यहां अगर 10 से गुणा करेंगे तो 12 × 10/5। आप देखें 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, तो हमें अनुपात मिलेगा 5 पंजे 25 अनुपात 10 अनुपात 12 दूनी 24। तो 25:10:24 जो था उनका समय अनुपात था। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन है, प्राकृत संख्या n के लिए n³ - n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा। तो दोस्तों ये इजी क्वेश्चन है, आप इसमें n कॉमन लेंगे तो n² - 1 बचेगा, इसके भी फैक्टर करेंगे तो n + 1 × n - 1 बचेगा। अब दोस्तों कोई भी प्राकृत संख्या आप इसमें रख दीजिए, 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या आएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें 2 रखिए, 2 गुणा ये हो जाएगा 3 × 1, 3 दूनी 6। अब इसमें जब 2 रखा, अब 3 रखिए, 3 ×
3 और 1 4 हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, मतलब 3 दूनी 6 चौक 24, तो 6 गुणा 4 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब अगला रखिए 3 की जगह 4, 4 रखेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, तो देखिए 4 तो 12 गुणा 5 मतलब 60। एक बात आप देखिए इसमें जो ये क्वेश्चन ये आ रहा है 6, यहां भी 6 आ रहा है, इसमें भी देखिए 6 गुणा 10 आ रहा है, मतलब 18 की टेबल में 60 नहीं आ रहा है। अब देखिए 12 की टेबल में यहां पर 6 नहीं आ रहा है, और यहां पर पूछा है सर्वदा, सर्वदा बोला है सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा, तो यहां पे सर्वदा मतलब 6 एक ऐसी संख्या है जो हमेशा विभक्त होगा, क्योंकि 1 रखने पर 0 मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन इकाई का अंक पूछा जाता है, 21 37 की पावर 753 में इकाई का अंक क्या होगा, तो लास्ट का आप देखिए 21 37 की पावर 753, आप देखिए यहां पर 7 है, हमने बताया था अगर इनकी पावर 4 होती है, 4 की गुणन अर्थात मल्टीपल में इनकी पावर रिपीट होती है, तो इसकी पावर जो 753 दी है इसे 4 से विभाजित कीजिए, तो 4 एकम 4 बचा 3, 4 अट्ठे 32 हो गया, फिर बचा 3, 4 अट्ठे 32, मतलब एक जो है एक रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा, तो मतलब इकाई का अंक क्या है 7, 7 की पावर 1 कर दीजिए, जो रिमाइंडर बचा है 7 एकम 7, इकाई का अंक क्या आएगा, सी करेक्ट है 7 आएगा। ऐसे दोस्तों 13 की पावर 2003, अब बताइए 3 यहां भी ऑड संख्या है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है 2003 को फिर 4 से विभाजित कीजिए, तो 4 पंजे 20, मतलब ये पूरा 500 बार तो चला जाएगा, लेकिन यहां पर क्या शेष बच रहा है 500 बार जाएगा तो 2000, तो यहां पर शेष पर बच रहा है 3, और यहां पर इकाई का अंक 3, 3 की पावर 3 क्या आएगा, 3 त्रिका 9 27, इकाई का अंक फिर आएगा 7, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब दोस्तों इसे देखते हैं 22 की पावर 23, यहां देखिए सम संख्या है 2, अब जो 23 है इसको भी 4 से विभाजित कीजिए, 4 पंजे 20, 4 पंजे क्या है 20, 20 और 23 का डिफरेंस आएगा, 3 रिमाइंडर बच रहा है शेषफल, तो इकाई का अंक क्या है 2, 2 जितना शेषफल बच रहा है उसकी पावर चढ़ाइए, 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई का अंक क्या आएगा 8, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब दोस्तों ये 7 की पावर 105, क्योंकि हम 7 यहां निकलवा चुके हैं, अब आपको बताना है। अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाता है 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613, यहां पावर दी थी यहां गुणा है, तो दोस्तों इस केस में क्या करना है आपको, इकाई के अंक उठाइए, यहां पर इकाई का अंक क्या है 4, यहां इकाई का अंक 8, यहां इकाई का अंक 7 और यहां 3 है, तो 7 3 21, 21 ये हो गया, 21 के पीछे क्या है इकाई का अंक 1, फिर 1 का 8 से गुणा करेंगे 8 एकम 8, अब 8 का फिर 4 से करेंगे 8 चौक 32, इकाई का अंक क्या आएगा 2 आएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, a = 11 b = 9, तो a² + b² + ab अपॉन aq - bq की वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों आपको पता है, आप बताइए aq - bq का फॉर्मूला क्या होता है, a - b गुणा a² + b² + ab, जब ये वैल्यू यहां रखेंगे तो ये a² + b² + ab, a² + b² + ab से कट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन ये a - b बचेगा, a - b, a की वैल्यू क्या है 11, b की वैल्यू है 9, तो 11 में से 9 गया 2, 1/2 जो है आंसर था पहला। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहां देखिए 1 1/2, 11 1/2, 111 1/2 और 4 टाइम 1 1/2। दोस्तों अगर आपको 1 प्लस डबल टाइम 1 प्लस ट्रिपल टाइम 1 प्लस 4 टाइम 1 और भी प्लस 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम दिया हो, तो अगर जैसे 4 टाइम दिया है तो आपको क्या करना है 1 से लेके 4 तक की काउंटिंग लिख दीजिए, 1 2 3 4, यही इसका आंसर होगा। अगर ये 5 टाइम दिया होता 1 2 3 4 5 लिख देते, 6 टाइम तो 1 2 3 4 5 6। अब तो ये हो गया, इसका सम हो गया 1 11 111 1111। अब दोस्तों देखिए ये हाफ और ये हाफ, ये हाफ हाफ 1 हाफ 1 1 और 1 2, जब इसमें 2 ऐड होगा तो 4 2 6 1 2 3 4 2 6 1 2 3 6, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों, और दोस्तों ये हमने ऐसे इसलिए लिखा था क्योंकि 1/2 को कैसे लिख सकते हैं 1 + 1/2, इसलिए हमने इनको ऐसे लिखा। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर क्या होगा। अगर दोस्तों आप इस क्वेश्चन को स्क्वायर करके करेंगे बहुत टफ हो जाएगा, आपको नहीं करना है। 66 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर, दोस्तों ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाता है। बस आपको क्या करना है, एक बार इनको घटाएंगे तो 66 में से जब 34 जाएगा तो क्या आएगा 32 गुणा, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 100।
तो a माइनस बी 32, a प्लस बी 100, इनका गुणा 3200 हो गया। बहुत इजी। अगर आप इसके स्क्वायर से करेंगे तो आपको बहुत टफ पड़ेगा। ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन करना है आपको, ये क्वेश्चन आप करके कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर। सेम क्वेश्चन ये है 106 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर, इन दोनों को आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। 589 प्लस 187 का स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का स्क्वायर अपॉन 589 गुणा 187। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हमेशा ट्रिक के थ्रू जाइए। क्या ट्रिक होगी? आप 589 की जगह रखिए ए और 187 की जगह रखिए बी, बस रख दीजिए तो हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा a इंटू बी। दोस्तों अगर आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं तो इसे सॉल्व करने जाएंगे तो फिर आपका टाइम कंज्यूम होगा। हमें पता है इसका वैल्यू जो होता है 4ab होता है अपॉन में ab होता है, अपॉन में ab है, ab से ab कट जाएगा तो आंसर 4 आएगा, इसलिए आपको इसे सॉल्व भी नहीं करना था। इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप करके बताइए कमेंट सेक्शन में, दोनों सेम क्वेश्चन है। दोस्तों यहां पर देखिए ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन रहा है। अगर 735 की जगह ए और 105 की जगह बी रखेंगे तो क्या बनेगा? ऊपर ये बनेगा ए क्यू माइनस ये बनेगा बी क्यू अपॉन ये बनेगा ए स्क्वायर, ये बनेगा ए इंटू बी प्लस का ए बी, ये बनेगा प्लस का बी स्क्वायर। बस ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी आंसर आ जाएगा। ए माइनस बी मतलब 735 में से अगर 105 जाएगा क्या बचेगा? 630। तो दोस्तों आंसर आएगा 630। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन करते हैं। 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 माइनस 1 अपॉन 4, 1 माइनस 1 अपॉन 5, 1 माइनस 1 अपॉन n, इसकी वैल्यू बताना है। आप दोस्तों इसे देखेंगे 1 माइनस 1/3 क्या आएगा? 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3 गुणा 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4, 5 में से 1 गया 4/5 डेड डेड डेड, ये हो जाएगा n माइनस 1/n। आप देखिए इसका हर इसके अंश को काट रहा है, इसका हर इसके अंश को काट रहा है, ऐसे ही इससे पहले वाला जो हर होगा वो इसके अंश को काट देगा। बचेगा क्या? इधर 2 बचेगा और इधर बचेगा n, तो 2/n जो है इसका आंसर होगा। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 1.331 की पावर -1, 1.331 की पावर -2 प्लस डेड डेड 1.331 की पावर -7 अपॉन में ये दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर दोस्तों आप एक चीज देख रहे होंगे यहां पर 1.331 की पावर -1 अगर नीचे से कॉमन ले लें तो ऊपर जो है 1.331 की पावर -1 प्लस 1.331 की पावर -2 प्लस डेड 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 1.331 की पावर -7 अपॉन, अब देखिए 1.331 की पावर -1 हमने कॉमन ले लिया इसमें से नीचे, तो यहां क्या बच रहा है? 1.331 की पावर -1 प्लस 1.331 की पावर -2 प्लस डेड डेड 1.331 की पावर -7 की पावर 2/3। अब दोस्तों आप बताइए, ये देखिए ये वाला टर्म ब्रैकेट के अंदर और ये वाला पूरा टर्म सेम हो गया, मतलब ये और ये वाला पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? 1/331 की पावर -1 की पावर 2/3। दोस्तों इधर -1 की पावर क्या है? -1, तो ये ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगा? 1.331 की पावर 1 की पावर क्या हो जाएगा? 2/3 दिया हुआ था। अब आप दोस्तों देखेंगे ये क्या है? 1.331 क्या है? ये दोस्तों 1.1 का होल क्यूब है 1.331, तो ये ऊपर 2/3 इसकी पावर दी थी 2/3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1.1 का स्क्वायर क्या आएगा? 11 11 121, मतलब 1.21 जो होगा वो आंसर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन, द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? 81 82 83 84 डेड डेड 99 तक। दोस्तों आप बताइए 84 85 86 87 88 90 इसके बीच में भी आएगा, कहीं पर आएगा 90। अगर यूनिट डिजिट 0 आ रहा है तो कहीं भी फिर वो 0 का 9 से 4 से 3 से 2 से 1 से किसी से मल्टीप्लाई हो आंसर 0 आएगा, क्योंकि इसमें बीच में 90 भी आएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब दोस्तों ये देखिए 3/5 की पावर 3, 3/5 की पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x -1, तो x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? 3/5 गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो ये 3/5 की पावर क्या हो जाएगा? 3 - 6 हो जाएगा, बराबर 3/5 की पावर 2x -1। अब आप देखिए ये 3 में से 6 गया तो -3 हो जाएगा, 3/5 की पावर -3 बराबर 3/5 की पावर 2x -1।
अब देखिए 3/5 3/5 बेस बराबर है और ये संख्याएं एक दूसरे के पूरा बराबर है तो इनकी पावर भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। मतलब 2x - 1 बराबर -3, तो 2x बराबर हो जाएगा -3 प्लस का 1, 2x बराबर हो जाएगा -2, x की वैल्यू आएगी -1। ऑप्शन सी करेक्ट है, -1। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इजी था। ABCD की वैल्यू निकालना है। 4 की पावर A बराबर 5, 5 की पावर B बराबर 6, 6 की पावर C बराबर 7 और 7 की पावर D बराबर 8। तो ABCD निकालना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को वीडियो यहीं पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर हो जाए तो कमेंट कीजिए, नहीं तो सॉल्यूशन देखिए। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले 8 बराबर 7 की पावर D दिया था, लास्ट से उठाइए। तो आप देखिए 7 की वैल्यू क्या है, 7 की वैल्यू 6 की पावर C है, तो 8 बराबर किसके होगा, 7 की जगह 6 की पावर C रखिए, 6 की पावर C और इसकी पावर D है तो CD हो जाएगा। अब देखिए 6 की वैल्यू क्या है, 5 की पावर B, तो 8 बराबर 6 की जगह 5 की पावर B रखेंगे तो B और CD पहले से ही है, BCD। अब देखिए 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 4 की पावर A, तो 8 बराबर 4 की पावर A, BCD पहले से ही है, BCD। अब देखिए 8 बराबर 4 की पावर ABCD है, तो 8 हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 बराबर 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, ABCD पहले से ही है। बस अब देखिए बेस बराबर और संख्याएं बराबर हो गई एक दूसरे की, इसका मतलब घातें बराबर हो गई। तो 3 बराबर 2 ABCD, तो ABCD की वैल्यू क्या आएगी, ABCD बराबर 2 को इधर भाग कर दीजिए, 3/2 बराबर 1.5, इसका आंसर था B। अब दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। आपको ये लास्ट डिजिट निकालना है। हम दोस्तों आपको बता चुके हैं, ये देखिए अगर इकाई का अंक 1 है तो अब ये सी बात है, इसका पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब 7, यहां पर इकाई का अंक 7 है तो क्या होगा, 7 की पावर 153, हमने कहा था 4 के बार पावर रिपीट होती है, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 4 3 12 और बचा 3, 4 8 32, मतलब एक रिमाइंडर बच रहा है, तो 7 की पावर 1 क्या आएगा, 7 आएगा। और यहां पर क्या आ रहा था, यूनिट डिजिट 1 आ रही, 7 एकम 7, तो यूनिट डिजिट 7 आएगी। ऑप्शन डी करेक्ट था। SSC CGL मेंस 2015 का क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराए। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन सीरीज आपको बहुत अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है ये आपके लिए हेल्पफुल है, ये ट्रिक सेशन आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो श्रृंखला को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सक्सेस स्टार क्लासेस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्वेश्चन आपको देखना है दोस्तों, यदि एक आदमी 2 रेडियो को, प्रत्येक रेडियो को 2000 रुपए में बेच देता है और एक रेडियो पर उसको 16% का लाभ मिल जाता है, वहीं दूसरे रेडियो पर 16% की उसको हानि हो जाती है, तो उसे बताना है आपको उसे कुल इस सौदे में कितना लाभ अथवा हानि हुई। मतलब उसके पास 2 रेडियो थे, दोनों रेडियो 2-2 हजार रुपए की कीमत पर बेच दिए। तो दोस्तों याद रखिए, अगर सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का समान होता है और उनको समान लाभ और समान हानि होती है, तो उस केस में जो होता है उनको हमेशा लॉस होता है, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होता है। कितना लॉस होता है, जितना उनको लाभ और हानि हो रही है उसका स्क्वायर कीजिए, 16 का स्क्वायर अपॉन 100, तो कितना हो गया 16 के स्क्वायर, 16 256/100, मतलब उनको कुल इस सौदे के अंदर 2.56% का लॉस हुआ, हानि हुई। एक व्यक्ति एक मेज को 5% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 1250 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। मतलब पहले अगर वह जिस मूल्य पर बेच रहा है उसे 5% का लाभ होता है, अगर वह 1250 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 10% का लाभ ले लेता है। तो आपको बताना है मेज का लागत मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब देखिए वह कितने रुपए ज्यादा में बेचता, 1250 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसे कितना लाभ होता, तो 10% का लाभ होता। उसे पहले कितना लाभ हो रहा था, 5% का हो रहा था। तो बस आप इसी को सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा, 1250 नीचे हो जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 गुणा ऊपर 100 हो गया, ये 5 से काटेंगे आप तो 25, तो हो जाएगा 250 गुणा 100, क्या आएगा आंसर, ये आएगा 25,000 रुपए जो था वो मेज का कीमत था। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए दोस्तों इसकी आपको ट्रिक बताते हैं। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, इसके लिए ए कितने दिन में करता है गुणा बी कितने दिन में करता है अपॉन ए जितने दिन में करता है प्लस बी जितने दिन में करता है, यही आपका आंसर होगा। वैल्यू अगर आप रखेंगे, ए 10 दिन में करता है, बी जो है बी उसी काम को 12 दिन में करता है, अपॉन ए कितने दिन में करता है 10 + 12, तो ये आंसर हो जाएगा 120/22, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 60/11, ऐसे लिख सकते हैं 5 सही 5/11। इतने दिन लगेंगे उसको काम को फिनिश करने में। ए और बी एक काम को 3 दिन में खत्म करते हैं, वहीं बी और सी मिलकर 9 दिन में समाप्त कर देते हैं, और ए और सी समान काम को 12 दिन में खत्म कर देते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे। एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो 2
का गुणा कीजिए किससे, ए बी कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 3 दिन में, बी सी 9 दिन में और ए सी 12 दिन में खत्म कर रहे हैं। और इसको विभाजित कीजिए किससे, अब देखिए ए बी और बी सी जितने दिन में कर रहे हैं 3 गुणा 9, 3 गुणा 9 प्लस बी सी और ए सी जितने दिन में कर रहे हैं 9 गुणा 12, 9 गुणा 12 प्लस ए बी और ए सी जितने दिन में कर रहे हैं 3 गुणा 12, 3 गुणा 12। आप इसको हल कीजिए, क्या आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 12 बटे ये आएगा 9 3 27 प्लस 12 निम्मा 108 और 12 3 36। आप दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल जाएगा। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज अपनी छठी पारी में 80 रन बनाता है और उसका औसत 5 से बढ़ जाता है, तो आपको बताना है छठी पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो दोस्तों उसने जो छठी पारी में रन बनाए, छठी पारी में बनाए गए रन किसके बराबर होते हैं, इससे पहले वो कौन से नंबर की पारी खेला था, 5वें नंबर की पारी, और उसका एवरेज कितना बढ़ गया, 5 से बढ़ गया, तो इसमें 5 का गुणा कर दीजिए प्लस छठी पारी के बाद उसका औसत हमने मान लिया x हो गया जो हमें निकालना है। तो छठी पारी में उसने रन कितने बनाए थे, 80 रन बनाए, यहाँ रख दीजिए बराबर 5 पंजे 25 प्लस x। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 माइनस 25 बराबर 55, मतलब उसका छठी पारी के बाद जो औसत हो जाएगा वो 55 हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम के अंदर ये रेशियो का क्वेश्चन ना पूछा गया हो और आप क्या करते हैं, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने चले जाते हैं। आपको सॉल्व करना ही नहीं है, केवल ऑप्शन से ही इसका आंसर 5 सेकंड में निकल आएगा। कैसे, ए अनुपात बी दिया था 5:14, बी अनुपात सी दिया था 7:3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो आपको देखिए ए अनुपात बी तो यहाँ दिया है 5:14, ऑप्शन में देखिए ए अनुपात बी 5:14 है, पहला ऑप्शन देखिए। अगर हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं, 7 पन्ना 35 और ये 7 से 7 एकम 7, 7 चौक 28, 5:14, वो देखिए यही दिया था 5:14। अब बी अनुपात सी कितना दिया है 7:3, तो बी ये है, सी ये है, अब बी अनुपात सी देखिए 7:3 आ रहा है, तो अब फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा और इसे करेंगे 7 छक्का 42, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 तियां 6, 7:3 देखिए यही बी अनुपात सी था 7:3। इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन सही था, अब आपको इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है x की पावर x बराबर 2 की पावर 2048, तो x का मान क्या होगा, इसे सॉल्व कीजिए। सबसे पहले इसे उठाइए, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 1024, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 की पावर 1024 भी लिख सकते हैं। इसे फिर तोड़िए, 4 की पावर 2 इंटू 512 लिख सकते हैं, 2 गुणा 512, तो 4 की पावर 2 क्या हो जाएगा 16, 16 की पावर 512, 16 को फिर इसे तोड़िए, 16 की पावर क्या हो जाएगी 2 गुणा 256, तो 16 सोडियम कितना हो जाएगा 256 की पावर 256। अब देखिए यही वैल्यू यहाँ पर दी थी x की पावर x, मतलब दोनों पावर और बेस बराबर हो जाएं, तो यहाँ देखिए पावर, ये पावर और बेस बराबर हो गए, इसका मतलब x की वैल्यू 256 होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 16 की पावर 17 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो और ऑप्शन भी बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए 16 की पावर 17 का वर्गमूल निकालने के लिए मतलब अंडर रूट में 16 की पावर 17 लिखिए। अब देखिए इस 16 को लिख लीजिए 4 की पावर 2 की पावर हो जाएगी 17, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 की पावर 17 की पावर 2 अंडर रूट में, तब भी तो 17 का गुणा 2 में होगा, 17 दूनी 34, तब देखिए ये स्क्वायर से ये अंडर रूट हटेगा तो 4 की पावर 17 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा 4 की पावर 17, ऑप्शन ए करेक्ट है। दोस्तों ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। आपको एक सीरीज दी गई थी 26, 20, 14, 8 डैश करके, इसका 21वां पद पूछा था क्या होगा। तो आप ये देखिए ये सीरीज कौन सी सीरीज है, ये निकालने के लिए आप इनका अंतर देखिए, 20 में से 6 गया माइनस का 6, 14 में से 20 गया माइनस का 6, 8 में से 14 गया माइनस का 6, मतलब माइनस का 6 का डिफरेंस है इनमें, इसी को कहते हैं सर्वांतर, मतलब डी की वैल्यू जो है माइनस का 6 है, तो ये समांतर श्रेणी बन गई आपकी। एनवां पद जो निकालना है उसका फॉर्मूला होता है प्रथम पद, पहला पद क्या है 26 प्लस n माइनस 1, एन यहाँ पर वो है जो आपको निकालना है 21वां पद है, तो n की वैल्यू 21 गुणा ये सर्वांतर डी की वैल्यू, तो आपके पास पहला पद है 26 प्लस n की वैल्यू क्या है 21 माइनस 1 गुणा माइनस का 6 आएगा सर्वांतर 26, यहाँ पर ये माइनस आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 21 माइनस 1 20, और 20 का 6 में गुणा करेंगे 120 आएगा, और अगर 26 से माइनस करेंगे तो माइनस का ये 94 आएगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट था। दोस्तों ये सरलीकरण से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। आपको इसमें क्या करना था, 108 भाग 36 गुणा 1/4 प्लस 2/5 गुणा ये 4 3 12 और एक 13/4 हो गया। अब देखिए इस स्टूडेंट ने क्या किया है, सबसे पहले ये 36 को 4 से डिवाइड कर दिया है, यही गलती आप करते हैं। आपको बॉड मास का रूल याद रखना है, बॉड मास। सबसे पहले आपको ब्रैकेट है नहीं यहाँ पर, ऑफ है नहीं, डिवीजन सॉल्व करना है सबसे पहले। यहाँ पर देखिए ये डिवीजन, तब आपको मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। पहले डिवीजन होगा 108/36, फिर ये गुणा 1/4 प्लस का 2/5 गुणा 13/4,
अब इसको देखिए 36 से 3 बार कटेगा, 36 3 108। अब हो जाएगा, अब गुणा को सॉल्व करना है, डिवाइड सॉल्व हो गया। 3 का गुणा 1/4 से करेंगे, 3/4 प्लस यहाँ भी गुणा कीजिए, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 13/10 आएगा। और इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 20, तो 26 और 15 हो गया 41/20 जो था इसका करेक्ट ऑप्शन था 41/20। 20 2 सही, 1/20 मतलब 20 दूनी 40 और 1 41, ऑप्शन बी करेक्ट था। दोस्तों, दो समान लंबाई की ट्रेन अलग अलग गति से एक खंबे को क्रमशः 5 सेकंड और 6 सेकंड में पार कर लेती हैं। यदि वे ट्रेन समान दिशा में गतिमान हो तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे? तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? टी बराबर खंबे को कितने समय में पार कर रही है? पहली ट्रेन 5 सेकंड में पार कर रही है, दूसरी ट्रेन 6 सेकंड में पार कर रही है, और इसका कर दीजिए 2 गुना। आप देखिए, अगर ये दोनों ट्रेनें एक समान दिशा में गतिमान है तो इन टाइम का माइनस हो जाएगा, 6 - 5। अगर ये ट्रेनें विपरीत दिशा में गतिमान होती तो ये यहां पर टाइमिंग ऐड हो जाती, लेकिन यहां पर समान दिशा में गतिमान है तो यहां पर टाइमिंग माइनस हो जाएगी। तो दोस्तों 6 × 5 = 30 दूनी 60 सेकंड का समय लगेगा, मतलब 1 मिनट लग जाएगा इन ट्रेनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को परीक्षा पास करने के लिए 30% अंक चाहिए हैं। यदि वह 30 अंक प्राप्त करता है और 30 ही अंक से फेल हो जाता है तो आपको बताना है उसके मैक्सिमम मार्क्स क्या थे उस परीक्षा में। तो आप बताइए, किसी छात्र को पास करने के लिए मैक्सिमम मार्क्स गुणा पासिंग मार्क्स कितना था? 30% पासिंग मार्क्स था बटे 100 बराबर। अब वह जितने अंक लाया, 30 अंक लाया और 30 अंक से फेल हो गया, तो कुल मिला के यही तो पासिंग मार्क्स हुए। बस इसी को हल करना है आपको। m बराबर 60 गुणा 100/30, तो 30 दूनी हो जाएगा 60, और तो 200 मार्क्स जो थे उस परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स थे 200। आइए दोस्तों, ये क्लॉक से आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 और 5 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी? मतलब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के बीच 0 डिग्री कोण कब बनाएंगे? जब एक दूसरे के ऊपर होंगी, ओवरलैप करेंगे। तो आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, 60 × n/11। ये n की वैल्यू वो होगी, जैसे यहाँ पे देखिए 4 और 5 बजे के बीच में पूछा गया है, तो जो छोटी वैल्यू होगी 4, क्योंकि यहाँ पर 4 बज के कुछ मिनट हुआ होगा, तो बस यही n की वैल्यू होगी। n की वैल्यू रख दीजिए 60 × 4/11, 6 चौक 24, 240/11 आएगा, जो कि हो जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा, बचेगा 2, 20, 11 1 11 9, तो ये हो जाएगा टाइम 4:21 सही 9/11 मिनट। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस अभी जो फरवरी में एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया था। यदि गेहूं की कीमत में 6 सही 1/4% की कमी हो जाती है, इसके कारण एक आदमी 135 रुपए में 1 किलो अधिक खरीद पाता है गेहूं, तो प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल्य आपको बताना था। दोस्तों ये केवल एक लाइन का क्वेश्चन है। गेहूं की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हुई? 25/4% की कमी हुई। आप इसको गुणा कीजिए, अब वे कितने रुपए में? 135 रुपए में। कितना ज्यादा खरीद लेता है? 1 किलो ज्यादा खरीद लेता है, अपॉन में 1 किलो, और 100 माइनस कर दीजिए जितने प्रतिशत कमी हुई। बस आप इसको हल करेंगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आइए इसको हल करते हैं। 25/4 गुणा 135 बटे 400 में से 25 गया, 375 गुणा 1/4, 4 से गया 4, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, और 15 से ये कट जाएगा, 15 निम्मा 135, अर्थात गेहूं के एक्चुअल प्राइस जो था वो 9 रुपए था। दोस्तों औसत से 2 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये एक टाइप का क्वेश्चन, ये 7, 11, 15, 19 67 तक की संख्याओं का एवरेज फाइंड करना, औसत फाइंड करना है। परिमाणों की संख्या निकालेंगे, फिर इनका योग करेंगे, फिर औसत निकालेंगे, बहुत लंबा समय लगेगा। दोस्तों आपको क्या करना है, पहले इनका डिफरेंस देखिए। 7 और 11 का डिफरेंस 4, 11 15 का डिफरेंस 4, 15 19 का डिफरेंस 4, ऐसे ही 67 तक। मतलब ये कौन सी श्रेणी हो गई? जिनका सर्वांतर समान है, समांतर श्रेणी हो गई। तो आइए हम इसकी ट्रिक बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इन दोनों की ट्रिक आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर श्रेणी समांतर श्रेणी है तो क्या करना है आपको? फर्स्ट नंबर उठाइए, फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर उठाइए और उनका कर दीजिए आधा। फर्स्ट नंबर क्या था? 7, और लास्ट नंबर 67/2 कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? 74/2, 37 आपका आंसर है। उसका एवरेज जो होगा 37 होगा। अब देखते हैं 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत। जो लास्ट सम संख्या है उसको उठाना है, प्लस उसमें 2 कीजिए, उसको भी आधा कर दीजिए। अंतिम सम संख्या क्या है? 100 + 2/2, तो ये हो गया 102 का आधा होगा 51 जो होगा उसका औसत आ जाएगा इसका। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्ष में 800 रुपए हो जाती है और 3 वर्ष में 840 रुपए हो जाती है, तो आपको ब्याज की दर ज्ञात करना होता है। दोस्तों आप समझिए कि अगर यहाँ पर देखिए, अगर कोई दी गई धनराशि n और n+1 समय में, जैसे n समय में 800 हो रही है और n+1 में 840, मतलब यहाँ देखिए n की वैल्यू 2 है और n+1 हो जाएगा 3 वर्ष में। तो इस केस में आपको क्या करना होता है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ पर देखिए 2 धन दिए हुए हैं 800 और 840, इनका सबसे पहले अंतर निकालना है और डिवाइड करना है n वर्ष में जितना हो जाता है 800 रुपए से, गुणा प्रतिशत में ब्याज दर निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो r बराबर हो जाएगा 40/800 × 100,
तो 4 दूनी 800, 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो 5% ब्याज की दर आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है 7 रुपए 20 पैसे पर केजी वाले गेहूं में 6 रुपए 20 पैसे पर केजी वाला गेहूं किस अनुपात में मिलाएं जिससे कि मिश्रित गेहूं की कीमत 6 रुपए 50 पैसे हो जाए। दोस्तों ये मिक्सचर और एलिगेशन से क्वेश्चन है, मिश्रण से। आपको क्या करना है, 7 रुपए 20 पैसे वाला गेहूं कितने रुपए वाले गेहूं में मिलाना है, 6 रुपए 20 वाले गेहूं में मिलाना है। तो उसका रिजल्टेंट परिणामी मूल्य क्या हो जाएगा, 6 रुपए 50 पैसे। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकालिए, इन दोनों का अंतर निकालिए। पहले इनका अंतर निकालेंगे तो आएगा 0.7 और इनका अंतर निकालेंगे तो आएगा 0.3। तो आप बताइए 7 रुपए 20 पैसे वाले पर केजी वाले गेहूं में 6 रुपए 20 पैसे वाला गेहूं किस अनुपात में मिलाएं। मतलब 7 रुपए 20 पैसे वाला और 6 रुपए 20 पैसे वाला गेहूं को आप देखिए, ये जो आया आपको, ये इसी को कर दीजिए अनुपात 0.3 अनुपात 0.7, अर्थात ये हो जाएगा 3:7। 3:7 के अनुपात में ये आपको मिलाना पड़ेगा। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। यहां दोस्तों देखिए औसत पूछा गया है, हम सबसे पहले योग बताते हैं। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा, तो आपको पता है n गुणा n+1 डिवाइड बाई 2 ये योग होता है। अगर इसका आपको औसत निकालना है, अगर आपको एवरेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे, n × n+1 डिवाइड बाई 2। आप जो जितनी संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं तो n से भाग दे दीजिए, n से n कटेगा तो n+1/2 ये इसका औसत होता है। आप देखिए n की वैल्यू क्या है, 100 है, तो आप 100 रखेंगे, 100 + 1 क्या हो जाएगा, 101/2 मतलब 50.5 जो है इसका आंसर होगा, सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। मतलब 1, 3, 5 99 तक की संख्याओं का, विषम संख्याओं का आपको औसत निकालना है। हम आपको दोस्तों बता चुके हैं विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n²। तो इनका औसत क्या होगा, अगर आप एवरेज निकालने के लिए इसे परिमाणों की संख्या से विभाजित करेंगे n, तो n से n कैंसिल होगा, तो n जितनी संख्याएं हैं तो उतना ही इनका औसत होगा। तो 100 से कम कितनी विषम संख्याएं होंगी, आपको पता है 100 से कम 50 विषम संख्याएं होंगी, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। किसी भी संख्या के गुणजों का औसत क्या होता है, सबसे पहले हम किसी भी संख्या के गुणजों का योग बताते हैं। योग क्या होता है, वह नंबर गुणा उसके कितने गुणज हैं, n × n+1, इसका कर दीजिए आधा। बस यही जो होता है उस संख्या के गुणजों का योग होता है। आपको अब निकालना है एवरेज। एवरेज क्या होगा, जो नंबर जिसका वह गुणज है तो उसके कितने गुणज हैं, × n+1/2 जितने गुणज हैं उसे भाग दे दीजिए, तो ये आ जाता है आपका एवरेज। मतलब भाई नंबर देखिए कौन सा है, नंबर है 3, तो n की जगह 3 रखिए, उसके कितने गुणज हैं, 5 प्रथम गुणज पूछे हैं, तो 5 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3 × 6/2, तो 2 × 6 मतलब 3 × 9। 9 जो होगा उसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, यदि 25a + 25b = 115 हो तो a तथा b का औसत क्या होगा। a और b का औसत होगा a + b/2। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए ये दिया क्या है, 25 अगर कॉमन ले लेंगे तो a + b = 115 हो जाएगा। अगर दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 25 को इधर लेके जाइए और इसको यही रहने दीजिए, a + b/2 बराबर हो जाएगा 115/25 × 2। क्या हो जाएगा ये 115/50, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा करेंगे, हो जाएगा ऊपर 230/100, तो आएगा 2.3 जो होगा इनका एवरेज होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, तो a + b बराबर क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40। b तथा c का औसत 19 है, तो b + c बराबर हो जाएगा 19 दूनी 38। c और a का औसत 21 है, तो c + a बराबर 21 दूनी 42 हो जाएगा। आपसे a का मान पूछा है, आप सबसे पहले क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a - c बराबर आएगा 2। अब आप इन दोनों इस समीकरणों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2a बराबर 44। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए, a बराबर हो जाएगा 22। बस यही आपका आंसर था, ऑप्शन बी करेक्ट था। ये क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। हमने मान लिया नए विद्यार्थियों की औसत आयु जो होगी वो x होगी। तो देखिए 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 15, तो 40 × 15
प्लस 10 नए विद्यार्थी आ गए तो हमने इनकी औसत आयु x मान ली, 10 गुणा x बटा टोटल कितने विद्यार्थी हो गए 40 प्लस 10 50 हो गए। तो इनकी औसत आयु क्या हो जाती है, पहले 15 थी अब 0.2 बढ़ जाती है, मतलब 15.2 हो जाती है। इसे हल करेंगे आंसर मिलेगा, इससे ये हो जाएगा 15 चौकू 60 600 प्लस 10x बराबर हो जाएगा 50 का इधर गुणा करेंगे तो 152 गुणा 5 हो जाएगा। तो 10x बराबर आएगा 760 माइनस 600, तो 10x बराबर आ जाएगा 160। तो आप 0 से 0 कैंसिल होगा तो x की वैल्यू आएगी 16, मतलब जो 10 विद्यार्थी थे नए उनकी औसत आयु 16 वर्ष थी। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 11 रन बनाए जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है। हमने दोस्तों मान लिया उसने 12वीं पारी में बनाए। दोस्तों हम आपको बता चुके हैं 12वीं पारी में बने रनों की संख्या बराबर होगा 12वीं पारी में जो रन है बने रन बराबर होते हैं 12वीं से पहले उसने 11वीं पारी खेली होगी 11 गुणा कितने का औसत, कितने से औसत बढ़ जाता है रनों का, 2 से औसत बढ़ जाता है। तो 11 में 2 से गुणा कीजिए प्लस 12वीं पारी के बाद जो औसत आएगा हमने उसे x मान लिया। तो बस इसे हल कीजिए। 12वीं पारी में कितने रन बने 63 रन बनाए, 11 दूनी 22 प्लस x 63 माइनस कर दीजिए 22 से, 22 माइनस कीजिए 63 में से तो क्या आंसर आएगा, तो उसका औसत हो जाएगा 41 रन। ऑप्शन ए करेक्ट है। लासा मासा मतलब एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी हो और साथ साथ 3 4 5 6 8 मतलब इन सारी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित भी हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 4 5 6 8 इन सबसे विभाजित होने का मतलब है इनका एलसीएम ले लेते हैं। अगर वह संख्याएं एलसीएम से विभाजित हो रही है इसका मतलब इन सब से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि आप एक एक करके विभाजित करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो इनका एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों इसका एलसीएम आया 3 4 5 6 8 का एलसीएम है 120 एलसीएम है। तो इसका मतलब जो संख्या सबसे छोटी है वह 120 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका मतलब इन सब से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इन सब का एलसीएम 120 है। अब आप देख लीजिए वह सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 900 है। आप 900 120 से विभाजित करके देखिए, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। अब देखिए इसके बाद 1600 120 से अगर आप इसे काटेंगे तो 12 एकम 12 4 मतलब 40, तो ये भी संख्या नहीं 120 से कट रही है। ये वाली भी संख्या 120 से नहीं कटेगी 120 से। आप देखेंगे 3600 है जो पूर्णतः कट जाएगा 120 से, 12 3 36 30 आंसर आएगा। तो इसका मतलब आपका जो एग्जैक्ट आंसर है सबसे छोटी संख्या जो इन सबसे विभाजित होगी वह डी है 3600। अब ये क्वेश्चन है 7/9 14/15 7/10 का आपको महत्तम समापवर्तक मतलब HCF आपको निकालना है। HCF दोस्तों अगर कोई फ्रैक्शन दिया है 7/9 14/15 और 7/10 का, अगर आपसे पूछ रहा है HCF क्या होगा तो HCF दोस्तों भिन्नों का HCF कैसे निकाला जाता है। अगर भिन्न दी गई है तो आप जो अंश है अंश का HCF निकालेंगे और हर का निकालेंगे LCM। तो जो आपको ये अंश का HCF और हर का LCM निकालने में प्राप्त होगा वो इन भिन्नों का HCF होगा, इन भिन्नों का HCF। वहीं दोस्तों अगर आपको इन भिन्नों का LCM निकालने के लिए बोलता LCM तो आपको क्या करना पड़ता, जो अंश है अंश वाली संख्याओं का आपको LCM निकालना पड़ता अपॉन हर की संख्याओं का आपको निकालना पड़ता, हर की संख्याओं का HCF निकालना पड़ता। तो जो आपको संख्याएं मिलती वो उन भिन्नों का LCM होती। तो दोस्तों इसे आप इजीली निकाल सकते हैं। आपसे HCF पूछा है तो आपको अंश का HCF निकालना है 7 14 7। आपको पता है 7 14 7 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो 7 14 7 में से कॉमन आ जाए आपको पता है 7 ही होगा क्योंकि उसमें 7 ही है। आप देखेंगे 9 15 और 10 का आपको निकालना है LCM, तभी तो HCF भिन्नों का हो जाएगा 9 15 और 10। तो दोस्तों इनका LCM जो आएगा वो 90 LCM आएगा। आप यहाँ पर रख दीजिए 90। आपने देखा 7/90 ऑप्शन बी इनका मासा होगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन, किसी दूध वाले की टंकी में 75 लीटर दूध है और दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके। ये दोस्तों SSC परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और ये यूपी पुलिस और हर जगह आज भी पूछा जा रहा है। आप देखेंगे अगर कोई एक टंकी का माप कितना है 75 लीटर, दूसरी टंकी का माप कितना है 45 लीटर, आपको एक ऐसा माप लेना है कि दोनों टंकियों का जो दूध है वो पूरा एग्जैक्टली नापा जा सके, ना कम ना ज़्यादा। तो आपको पता है माप के लिए क्या करेंगे, आप इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा आपको। HCF इस टाइप के क्वेश्चन में HCF निकाला जाता है। तो आप 45 इधर रखेंगे, 75 अंदर रखेंगे, 45 एकम 45 हो जाएगा।
अब जो रिमाइंडर है आप 30 को यहां लिखेंगे, अब 45 यहां लिख देंगे। तो दोस्तों आपने देखा इनका HCF आया 15 और यही HCF इनका आंसर होगा, अर्थात हमारी माप जो होगी 15 लीटर होना चाहिए, जिससे कि वह 75 और 45 लीटर दोनों टंकियों का एग्जैक्टली माप कर सकेगी। अब आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, 8, 9, 12, 15 इनका आपको एलसीएम लेना है, छोटी से छोटी लीस्ट संख्या निकालना, मतलब एलसीएम लीजिए। इनका एलसीएम आएगा 360। अब देखिए यहां पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बच रहा है, प्रत्येक दशा में एक शेष बच रहा है। तो जो इनका एलसीएम आया 8, 9, 12, 15 का, इसमें एक जोड़ दीजिए जो शेष बच रहा है हर बार, तो वही आपका आंसर होगा 361, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आइए दोस्तों अब इसे सॉल्व करते हैं। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 12, 15 और 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 11 शेष बचे। मतलब जब हम उसे 12 से भाग देते हैं तो 7 शेष बचता है, 15 से भाग देते हैं तो 10 शेष बचता है और 16 से भाग देते हैं 11 शेष बचता है। अब दोस्तों आप देखिए इन जिससे भाग दे रहे हैं और जो शेष बच रहा है उनके बीच अंतर कितना है। 12 में से 7 गया 5, 15 में से 10 गया 5, 16 में से 11 जाएगा 5। आप देखेंगे जो भाग दे रहे हैं जिस संख्या से और जो शेष बच रहा है इनके बीच अंतर कॉमन है 5। इस केस में क्या करना होता है, जो संख्याएं होती हैं 12, 15 और 16 इनका आपको निकालिए एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है इन संख्याओं का। तो दोस्तों इनका एलसीएम आएगा 240, 240 आएगा एलसीएम। अब जो इनका डिफरेंस है, मतलब जिससे भाग दे रहे हो जो शेष बच रहा है इनके बीच डिफरेंस है, आप जो आपका एलसीएम आया इसमें आप जो इनका अंतर है ये माइनस कीजिए, तो 235 जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है और इनका महत्तम समापवर्तक अर्थात मासा HCF जो है वो 3 है। तो एलसीएम दिया है 105, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अगर हमने मान ली पहली संख्या x है दूसरी y है, तो आपसे पूछा गया है 1/x इनका व्युत्क्रम हो गया प्लस 1/y इनका योग ये हो गया, इनके व्युत्क्रमों का योग ये हो गया दोस्तों ये। अब आपको इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए आपको क्या है, यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है, x प्लस y 36 दिया हुआ है। वहीं आप देखेंगे लासा और मासा दिया हुआ है। तो आप याद रखिए जो दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल जो होता है वो हमेशा लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। अब आपको दोनों चीजें दी हैं एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। आप यहाँ पर देखिए 1/x प्लस 1/y अगर देखेंगे एलसीएम लासा लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, ऊपर आएगा y प्लस एक्स। अब आपके पास y प्लस एक्स और एक्स वाई दोनों की वैल्यू है। x प्लस वाई की वैल्यू क्या दी थी 36, दो संख्याओं का योग 36, तो ऊपर 36 रखिए, नीचे दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, लासा गुणा मासा के बराबर। तो क्या दिया हुआ ये 3 गुणा 105, 3 गुणा 105। आप इसे काटेंगे तो आएगा ये 12, तो ये हो जाएगा 12/105। इसे फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, मतलब 4/35 जो होगा, 4/35 इनके व्युत्क्रमों का योग होगा ऑप्शन सी। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन है अगला लासा मासा का। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 48 हैं। यदि इनमें से एक संख्या दी है 24, तो आपको बताना है दूसरी संख्या। दोस्तों यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है, तो आइए हम बताते हैं। हम आपको बता चुके हैं दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह उनके लासा एलसीएम और HCF मतलब लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। देखिए दो संख्याओं का लासा मासा कितना दिया हुआ है, 8 गुणा 48 हो जाएगा। पहली संख्या कितनी है 24, हमें दूसरी निकालनी है बाई। अब आपको यहाँ से मिल जाएगी बाई की वैल्यू 24 से भाग दे देंगे, 8 गुणा 48 बटा 24, 24 दूनी 48, तो 8 दूनी 16। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट था। अब आइए दोस्तों ये क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 में है। यदि इनका लासा मतलब एलसीएम दिया है 84, तो बड़ी से बड़ी आपको बड़ी संख्या बताना कौन सी थी। हमें मान लिया दोस्तों इनका HCF हमने मान लिया x है, ठीक है, और इनका अनुपात दिया हुआ था 3:4। तो जो अनुपात दिया है इनका गुणा कर लीजिए, 3 गुणा 4, और जो आपने HCF माना है x, इसका भी गुणा कीजिए। ये किसके बराबर होता है, एलसीएम के बराबर होता है। एलसीएम दिया है 84, तो आपको यहाँ पर 4 तियो 12x बराबर 84 हो जाएगा। तो आपको HCF की वैल्यू मिल जाएगी 12 सत्ते 84। आपको HCF मिल गया 7, HCF मिल गया दोस्तों। अब आप बताइए अनुपात क्या था 3:4। आपको HCF से दोनों में गुणा कर दीजिए, HCF से तो आपको संख्या मिल जाएंगी 7 तियों 21 अनुपात 7 चौक 28। आपको बड़ी संख्या पूछी थी तो 28 बड़ी संख्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है।
अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, आपसे कई बार पूछा गया है, √5 उसके अंदर √5 फिर √5 फिर √5 इनफाइनाइट तक अगर जाता है तो क्या आंसर होगा। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर 5 बता देते हैं कि 5 होगा, आपको ट्रिक पता है। लेकिन जब यही क्वेश्चन ऐसे आता है √17 √17 √17 √17 मतलब 1 2 3 4 बार दे दिया फिक्स करके कि भाई 4 बार दिया, अब बताइए इनफाइनाइट तक नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना है, जो नंबर है इसे नीचे लिखिए, इसके ऊपर पावर जो चढ़ेगी 2 की पावर। अब देखिए कितनी संख्या कितनी बार दिया है 17, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 करिए -1 करिए अपॉन 2 की पावर 4, बस यही जो होगा इसको हल करने पे आपको आंसर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको देखना है दोस्तों, यदि एक आदमी 2 रेडियो को प्रत्येक रेडियो को 2000 रुपए में बेच देता है और एक रेडियो पर उसको 16% का लाभ मिल जाता है, वहीं दूसरे रेडियो पर 16% की उसको हानि हो जाती है, तो उसे बताना है आपको उसे कुल इस सौदे में कितना लाभ अथवा हानि हुई। मतलब उसके पास 2 रेडियो थे, उसने एक रेडियो 2000 रुपए की कीमत पे बेचा, मतलब दोनों रेडियो 2-2 हजार रुपए की कीमत पर बेच दिए, और उसमें एक रेडियो पर उसे 16% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे रेडियो पर 16% की हानि हुई। तो दोस्तों याद रखिए, अगर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का समान होता है और उनको समान लाभ और समान हानि होती है, तो उस केस में जो होता है उनको हमेशा लॉस होता है, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होता है। कितना लॉस होता है, जितना उनको लाभ और हानि हो रही है उसका स्क्वायर कीजिए, 16 का स्क्वायर अपॉन 100, तो कितना हो गया 16 का स्क्वायर, 16 16 256/100, मतलब उनको कुल इस सौदे के अंदर 2.56% का लॉस हुआ, हानि हुई। ये आपका कॉन्सेप्ट है, यहां पर आपके अंक बदल दिए जाएंगे, डाटा बदला जाएगा, बाकी क्वेश्चन यही आपसे घुमा फिरा कर हर बार पूछा जाएगा। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति एक मेज को 5% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 1250 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। मतलब पहले अगर वह जिस मूल्य पर बेच रहा है उसे 5% का लाभ होता है, अगर वह 1250 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 10% का लाभ ले लेता है। तो आपको बताना है मेज का लागत मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब देखिए भाई कितने रुपए ज्यादा में बेचता, 1250 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसे पहले तो उसे कितना लाभ होता, तो 10% का लाभ होता। उसे पहले कितना लाभ हो रहा था, 5% का हो रहा था। तो बस आप इसी को सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा, 1250 नीचे हो जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 गुणा ऊपर 100 हो गया, ये 5 से काटेंगे आप तो 25, तो हो जाएगा 250 गुणा 100, क्या आएगा आंसर, ये आएगा 25,000 रुपए जो था वो मेज का कीमत था, 25,000 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस थी 25,000। ये दोस्तों यहां भी आपसे डाटा बदला जाएगा और बाकी यही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो आप ये ट्रिक याद रखिए किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, यदि 20 साइकिलों का लागत मूल्य 18 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कोई व्यक्ति जो है 20 साइकिलें बना लेता है 18 साइकिलों को बेचकर, मतलब 18 साइकिलें बेच रहा है और उसके पैसे से वह 20 साइकिलें बना ले रहा है, मतलब उसको 2 साइकिलों का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको बताना है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत आपको यहां पर निकालना है। अब दोस्तों देखिए उसको यहां पर कुल कितना लाभ होगा, प्रॉफिट उसे कितना होगा, कितनी साइकिलों के लागत मूल्य के बराबर है, 20 साइकिलों के लागत मूल्य के बराबर है, कितनी साइकिलों का विक्रय मूल्य, 18 साइकिलों का विक्रय मूल्य, तो 20 - 18 कीजिए बटे, आपको पता है प्रॉफिट निकालते हैं किसमें, कॉस्ट प्राइस पे, तो कितनी विक्रय मूल्य के बराबर है लागत मूल्य, 18 साइकिलों के, मतलब ये कॉस्ट प्राइस की तरह ट्रीट होगा। तो 18 नीचे विभाजित कर दीजिए और इसको 100 से कर दीजिए गुणा, आपको आंसर मिल जाएगा 20 - 18 2 और नीचे 18 है गुणा 100, तो हो जाएगा ये 100/9, ये इतने प्रतिशत का जो है उसको प्रॉफिट होगा, इतने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी है प्रॉफिट एंड लॉस का, यदि करण 10 संतरे 25 रुपए में खरीदता है और 8 संतरे 25 रुपए के बेच देता है, तो आपको प्रॉफिट पर का परसेंटेज निकालना है। देखिए करण ने 10 संतरे खरीदे कितने रुपए में, 25 रुपए में, उसने वही 8 संतरे बेचे कितने रुपए में, 25 रुपए में। तो आपको यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आप देखिए 10 संतरे उसने कितने रुपए में खरीदे, 25 रुपए में, तो ये 10 का इससे गुणा कीजिए और 8 का गुणा इससे कीजिए, तो आएगा 10 का गुणा जब 25 से होगा तो 250, माइनस कीजिए 8 का गुणा 25 से, 25 8 200 बटा आपका नीचे प्रॉफिट किस पे निकलता है, लागत मूल्य पे। तो कितना लागत मूल्य है, ये जितने उसने खरीदे 25 रुपए में खरीदे, तो 8 गुणा 25 जो होगा वो नीचे आएगा, 25 गुणा 8 गुणा 100, प्रॉफिट परसेंटेज में तो 1 गुणा 100, 250 में से 200 गया तो क्या आएगा 50 बटा नीचे 25 8 200, 200 गुणा 100, तो क्या आएगा 200, तो उसे 25% का जो होगा कुल प्रॉफिट होगा, कितना 25% का टोटल प्रॉफिट होगा।
अब आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, एक साइकिल का अंकित मूल्य जो है वो 1100 रुपए है अंकित मूल्य, और यदि एक दुकानदार ग्राहक को 10% की छूट देता है और 10% का उसे इसके बाद भी लाभ हो जाता है, तो आपको बताना है उसका लागत मूल्य क्या है साइकिल का। दोस्तों मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, 1100 रुपए दिया हुआ है, और कोई व्यक्ति छूट देता है किसी को तो अंकित मूल्य पर ही देता है। कितने प्रतिशत की छूट दी, 10% की छूट दी, मतलब उसने अंकित मूल्य का 90% भाग उससे लिया, 10% की छूट दी, तो 90 गुणा ये 1100 गुणा 90/100 हो जाएगा, बराबर ये किसके बराबर होगा, उसको 10% का लाभ ले लिया उसने, मतलब लाभ किस पे लेता है, कॉस्ट प्राइस पे, लागत मूल्य हमने मान लिया x है, इस पे उसे लाभ कितना प्रतिशत हुआ, 10%, लागत मूल्य 100% होता है और 10% लाभ हो गया तो 110% हो जाएगा, गुणा 110/100। आप इजीली देखिए 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये x की वैल्यू लागत मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे आप, x बराबर ये 1100 गुणा 90 बटा ये 110 नीचे आ जाएगा 110 धाम 1100 हो जाता है, तो आपको लागत मूल्य 90 गुणा 10 900 रुपए जो था वो लागत मूल्य था इसका 900 रुपए। तो दोस्तों आपने देखा सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल आपको लगातार मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट, यूपी स्पेशल जीके और भी बहुत क्लासेस दे रहा है। अगर दोस्तों आपको सक्सेस विस्टा क्लासेस का एफर्ट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।